हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का मराठी विषय से स्थूलवाचक लेसन मोटे होते मुलानों की स्टडी करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है बच्चों आपके 10th का। ये आपको बार बार रिपीट होगा इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। ये आपको यूनिट टेस्ट से लेकर सेमेस्टर, फाइनल, प्रीलिम्स और बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आता ही है, ठीक है। तो इसकी स्टडी कर लेते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर होमी भाभा ये ऐसे साइंटिस्ट थे बच्चों जो जब हमारा देश आजाद हुआ था बच्चों, तब हमें एक साइंटिस्ट की भी जरूरत थी ना। क्योंकि चाइना जैसी कंट्री, चाइना था, पाकिस्तान था, ये लोग कैसे थे, ये लोग कभी भी हम पे अटैक कर सकते थे, ठीक है ना। तो हमको भी सेल्फ डिफेंस चाहिए था, हमारे देश की भी ऊर्जा ताकत हमें आगे ले जानी थी। तो यहाँ पर डॉक्टर होमी भाभा जैसे थोर साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने रिसर्च सेंटर की स्थापना की। बीआरसी का मतलब है बच्चों बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन्हीं के नाम से स्थापना की गई। ये फाउंडर थे क्योंकि ये सबसे पहले साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है। हमारे देश का बीआरसी बच्चे ये ट्रॉम्बे में है। तो जो लेखक थे ना, तो वो भी इंजीनियर थे। उन्होंने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में ट्रेनिंग सेंटर में एज एज अ ट्रेनर ये वहां पर बार्ग बीआरसी में उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। डॉक्टर अनिल काकोडकर तो ये लेखक है। इन्होंने बहुत नजदीक से, बहुत करीब से इन्होंने डॉक्टर होमी भाभा को देखा है, और उनकी जो कैरेक्टर था, वो कैसे कैरेक्टर के इंसान थे बच्चों, वो डॉक्टर होमी भाभा के जो अंडर वर्कर थे बच्चे, जो भी काम करने वाले थे, उनको उन्होंने यही बताया कि बच्चे किसी भी काम को किसी पे डिपेंड होके नहीं रहना है, ठीक है। आपको खुद का काम खुद करना है। आप ये नहीं सोचते बैठोगे कि कोई बताएगा तो आप काम करोगे। आपको आपको खुद अपना रिसर्च करते रहना है, ठीक है। और आपको हर काम की नॉलेज होना चाहिए। आप जो फील्ड में है ना, आपके उसके फील्ड के रिलेटेड हर एक चीज में आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं लेसन में क्या है बच्चों। टिप्पणी लिखा है, टिप्पणी मीन्स नोट्स बताइए। एक बार्क पर होगी और एक डॉक्टर होमी भाभा पे। दोनों भी सिमिलर है बच्चों, आप इसके पॉइंट्स इधर उधर कर सकते हैं। यानी कि अगर बार्क पूछा जाएगा तो आप होमी भाभा का भी कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, और होमी भाभा पूछा जाएगा तो बार्क का भी आप कुछ पॉइंट्स इस आंसर में लिख सकते हैं। इससे आपका आंसर थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं बार्क में क्या है। बार्क म्हणजे BARC, बार्क का मतलब होता है BARC, म्हणजे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर चे लघु रूप आहे। लघु मीन्स शॉर्ट फॉर्म है। बीआरसी मतलब शॉर्ट फॉर्म, बी फॉर भाभा, ए फॉर एटॉमिक, आर फॉर रिसर्च, सी फॉर सेंटर। बार्कला मराठीत भाषा अनुसंशोधन केंद्र असे म्हणतात। अनुसंशोधन केंद्र रिसर्च सेंटर कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर होमी भाभा हे भारतातील थोर अनुशास्त्रज्ञ होते। अनुशास्त्र मतलब सायंटिस्ट थे। त्यांनी भारतमध्ये अनुसंशोधनाचे पाय घातले, वही फाउंडर रहे। भारताच्या अनुसंशोधनाचे होमी भाभा हे अर्धपुरीये होते। ये वही संभालते थे किसको, हमारे बीआरसी को, ठीक है। म्हणून त्याचे नाव अनुसंशोधन केंद्राला दिले, इसीलिए क्योंकि वही हेड थे ना बच्चे, और उन्हीं के उनके अंडर सारे लोग थे, उनके अंडर ही था बीआरसी। तो इसीलिए उनके नाम पे ये अनुसंशोधन केंद्र उन्हीं के नाम पे बना है। बार्क ही संस्था प्रचंड मोठी व नावाजलेली आहे। ये बहुत बड़ी संस्था है, ये बहुत बड़ी टीम है। जो हमारी टीम आज भी बच्चों, आज भी बीआरसी आप ट्रॉम्बे में जाओगे तो बीआरसी आप देख सकते हो। ये बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी टीम है, बहुत लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं। ही संस्था अणु ऊर्जा संबंधित संशोधनाचे महत्वपूर्ण कार्य आस्तिक्य निष्ठेने करीत आहे। आज तक इसमें ये काम किया जा रहा है, रिसर्च की जा रही है, ठीक है। चलिए आते हैं डॉक्टर होमी भाभा पे। डॉक्टर होमी भाभा हे भारतातील विश्व विख्यात अणुशास्त्र होते। ये एक बहुत बड़े विश्व मीन्स पूरे वर्ल्ड के, भारत के नहीं, बहुत पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। त्यांनी भारतातील अनुसंशोधनाचे पाय घातले। इन्होंने भारत में अनुसंशोधन रिसर्च सेंटर में, म्हणून त्याचे नाव अनुसंशोधन केंद्राला दिले आहे। इसलिए अनुसंशोधन केंद्र का नाम इन्हीं पर है, ठीक है। बीआरसी म्हणजे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बीआरसी का मतलब आपको पता, मैंने भी बता दिया था। त्यांचे व्यक्तिमत्व, उनका जो कैरेक्टर था, तरुण नवीन शास्त्र नई सायंटिस्टों के लिए पिढीला सुफूर्तीदायक आहे, एक प्रेरणा है, ठीक है। लेखकाने त्यांच्याबद्दल सांगितलेली एक आठवण आहे। वो जब गए थे ना ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहां पे होमी भाभा आते थे, तो एक उनकी आठवण कुछ यादें हैं। लेखक जेव्हा ट्रेनिंग स्कूलला शिकत असताना तिथे होमी भाभा 3-4 वेळा आले होते। जब लेखक जब जॉइन हुए थे ना ट्रेनिंग स्कूल में, तब वो होमी भाभा 2-4 बार आए थे तिथे। होमी भाभा 3-4 वेळी आले होते। मुला-मुलीने त्यांना विचारले की आम्ही सर्वांना पुरेल इतके काम आहे का? कि न्यू न्यू टीम थी ना बच्चे, तो इतना काम, इतना रिसर्च नहीं था। तो वो पूछते हैं, कुछ कुछ 100-150 बच्चे वहां पे ट्रेनिंग ले रहे थे, तो कहते कि हम सबके लिए इतना काम, जितना हम लोग तो खाली बैठे रहते हैं, हमारे पास तो इतना काम नहीं है। किससे पूछते हैं? होमी पापा से पूछते हैं।
तो इतना काम तो नाहीये, तेव्हा बाबा म्हणाले. तो बाबा क्या जवाब देते हैं, "तुम्ही चिंता करू नका. तुम्हीच की टेन्शन मतलब तुम्ही सर्वजण संशोधन करा, तुम्ही रिसर्च करते रहो. तुम्ही स्वतःचे काम निर्माण करा. तुम खुद के काम अपने खुद निर्माण करो. काय काम करायचे ते तुम्ही स्वतःचे ठरवा. तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है. आप एक रिसर्च करके बैठ जाओगे, ऐसे नहीं होगा बच्चे. आपको आगे-आगे रिसर्च कंटिन्यू रिसर्च करते रहना है." बॉसने सांगितले तेवढेच काम करायचे ही प्रवृत्ती चुकीची आहे. जितना बॉस कहेगा उतना काम करोगे, ये बात बिल्कुल गलत है. ठीक आहे. आपको खुद से अपना काम निर्माण करना है. या उदाहरणातून होमी भाभा यांचे संशोधनाचे बाबतीत सकारात्मक दृष्टिकोन दिसू लगते. वो कितने पॉजिटिव इंसान थे. वो किसी को ऐसे बैठने नहीं दिए कि होमी भाभा चाहते थे बच्चे के हर बच्चा जो उनकी ट्रेनिंग में जो बच्चा है वो रिसर्च करता रहे, वो रुके ना. ठीक है कि कोई बोलेगा तो काम करेंगे. ये कहना चाहते थे कि बेटा कभी किसी के बोलने पे काम नहीं करना कि बॉस बोलेगा तो काम करो नहीं तो बैठे रहो. ये बात बिल्कुल गलत है. तुम्हें खुद से अपना रिसर्च करते रहना चाहिए. स्काय इज द लिमिट या परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते ते मोठे होत असलेल्या मुलांनो या पाठाच्या आधारे लिहा. अब स्काई इज द लिमिट. स्काई की कोई लिमिट है बच्चे? स्काई को कोई नाप सकता है? नहीं, क्योंकि धरती से भी बड़ा स्काई है. जानते ना, स्काई स्काई में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, है ना. हमारी तो धरती बहुत छोटा सा पार्ट है इसका. तो यहाँ पर देखो होमी भाभा क्या कहते हैं. डॉक्टर होमी भाभा यांचे मते उनकी खुद की ओपिनियन थी. वो खुद उनकी जो मत था, उनका राय थी, स्वतःचे काम निर्माण करणे व काय काम करावे हे स्वतःचे ठरवणे हे सकारात्मक विचार प्रत्येकाने करायला हवा. हम सबको ये चाहिए कि क्या काम करना चाहिए, खुद से सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है. ठीक है. बॉस ने सांगितले तेवढेच काम करणे ही कोणती प्रवृत्ती आहे. ये गलत बात है कि बॉस कहेगा तो काम करो वरना बैठे रहो. चिंता करीत न बसताना कार्यरत व कार्यमग्न झाले की स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिती निर्माण होते. हम चिंता करते बैठेंगे तो बच्चे काम होगा नहीं, हम तो बैठे ही रह जाएंगे ना. तो चिंता नहीं करना है और उसके बदले ये सोचना है कि हम क्या काम करें. और जब काम में आप मगन हो जाओगे ना तो आपको खुद ही स्काई इज द लिमिट मीन्स ऐसी चीज होने लग जाएगी कि आपका काम मतलब आप सीखते ही चले जाओगे, सीखते कभी उसका एंड ही नहीं होगा बच्चों. खुद का काम मन लगा के करोगे तो आप क्या बन जाओगे, काम आपका जो होगा वो कभी खत्म ना होगा. इसे स्काई इज द लिमिट कहते हैं. कोणीतरी बोट धरून चालवेल, मार्ग दाखवेल ही स्थिति आरंभी ठीक है. जब आप बच्चे थे ना तो कोई बोट बोट मीन्स फिंगर, आपकी उंगली पकड़ के कोई चल के रास्ता दिखाता था तो बचपन में ठीक था बच्चे. अब आज आप बड़े हो चुके हो, आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको आगे क्या करना है या खुद से आपको निर्माण करना होगा आपका क्या करना है. ठीक है. परंतु शेवटी स्वतःचे मार्ग स्वतःचे शोधणे, ऊर्जा मिळवणे व कार्य सक्षम होणे हे ध्येय असावे. आपको खुद देखना है कि मुझे कहाँ पे आपको खुद देखना है कि मुझे क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है, इससे मुझे कैसे. ठीक है. ये सब आपको खुद ध्यान रखना है. यालाच स्काय इज द लिमिट असे म्हटले आहे. इसी को स्काय इज द लिमिट कहते हैं कि खुद का काम खुद करो, जो कभी कभी ये काम खत्म ही नहीं होगा. ठीक है बच्चों. चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 3. मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम न होण्याची कारणे कोणती असावीत असे तुम्हाला वाटते. अब मेटलायझिंग जो लेखक थे ना डॉक्टर अनिल बार्क मध्ये लेखक इंजिनियर म्हणून रुजू झाले. इंजिनियर मेटलायझिंग पे आपको काम करना है. तेव्हा त्याने मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम करायला सांगण्यात आले. उनसे कहा गया की आप मेटलायझिंग पे काम करो. त्याच प्रसंगातून आपल्याला मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम न होण्याची कारणे कळतात. मेटलायझिंग पे तिथे सगळी यंत्र सामग्री असली तरी कोणी वापरत नव्हती. वहां पे बहुत सारे यंत्र सामग्री थी मीन्स गैजेट्स. ठीक है. बहुत सारे गैजेट थे जो काम करने में आसानी हुई, लेकिन किसी ने वापरा नहीं था. तिथे सगळे इंजिनियरला वेल्डर व फोरमैन लागतात. अब वो जो डॉक्टर अनिल होते ना कहते कि मुझे, लेखक कहते हैं कि मुझे एक वेल्डर चाहिए, फोरमैन चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग करना होगा ना, क्योंकि मेटलाइजिंग मेटल वेल्डिंग लगेगी. देखो बच्चों, जब हम लोग स्पेस पे कुछ काम करते हैं, स्पेस का कुछ काम करते हैं या न्यूक्लियर बनाते हैं तो वहाँ पे एक टीम नहीं होती, एक इंसान नहीं होता, बहुत सारी टीम मिलकर काम करते हैं. जैसे कि कोई स्ट्रक्चर बनाएगा, कोई डिजाइन करेगा, है ना, और कोई वायरिंग मैन होगा, कोई मेटल पे काम करेगा, कोई मतलब बहुत तरीके से काम होते हैं बच्चे. बहुत सारी चीजें मिलकर एक एक प्रोजेक्ट होता है, एक काम होता है. ठीक है. तो इनको क्या काम मिला था, मेटलाइजिंग पे काम करने मिला था. तो वहां पे कोई किसी ने काम सामान तो था लेकिन किसी ने यूज नहीं किया था. अब वो कहने लगे कि मुझे एक वेल्डर चाहिए और एक फोरमॅन चाहिए, परंतु कुणाही मदत ना घेती इंजिनियरने आधी सर्व काम करायला हवी. तो डॉक्टर होमी बाबा कहते हैं कि तुम्हें कोई हेल्प नहीं मिलेगी, तुमको खुद का काम
खुद करना होगा। क्यों कहा बच्चे ऐसे? क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि हम जब किसी पे डिपेंड हो जाते हैं ना, तो आप जब हो गए तो वो अब जितने दिन में काम करें, आप तो रुके रहोगे ना। ये मम्मी-पापा नहीं चाहते थे कि किसी का हाथ किसी कोई काम में चुपचाप बैठा रहे, कुछ होगा तो मैं करूँगा, कुछ ऐसे ये ऐसे नहीं बनाना चाहते थे लोगों को, अपने स्टुडंट्स को. स्वतःची सगळी कामे इंजिनियरला आली तर मग त्याला इतरे माणसे हाताखाली मिळतील. अभी आप जिस फील्ड में जाओगे, उसके फील्ड में आपको उसके उसके रिलेटेड सारी चीजों की आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है ना बच्चों. तो हमको क्या पता होगा कि इस काम में इतना समय लगेगा, ठीक है ना. तो कहते हैं कि अगर आपको सब इसकी जानकारी मिल जाएगी तो आपके हात के नीचे मैं दे दूंगा, ठीक आहे. व त्याने आनंदाने काम करतील, फिर तुम आराम से काम करना. आपला येत नसताना दुसऱ्याला, आपको नहीं आता है दूसरों को काम सांगणे योग्य नहीं. आपको जो काम में आप माहिर नहीं हो, आपको उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई नॉलेज नहीं, तो आप दूसरों को बोलना ये गलत है. प्रथम आधी काम करायचे मग इतरांना सांगायचे. पहिले खुद सीख लो, उसके बाद में आप काय. ये घडत नसल्यामुळे मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम होत नाहीत. अगर ये चीजें नहीं है तो इस मेटलाइजिंग पे आप काम नहीं कर सकते ना बच्चे. हमको पता ही नहीं ना. एग्जाम्पल, हम प्रोजेक्ट पर है, ठीक है, हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है. आप जैसे आप बिल्डर हो, तो आपको उसके रिलेटेड आपको हर चीज पता होना चाहिए ना. कि तो ये कहना चाहते हैं बाबा, होमी बाबा, कि हमको किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है. आपको आपके काम की सारी नॉलेज होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आधी केले मग सांगितले या उक्तीचे यथार्थता स्पष्ट करा. चलो, आधी केले मग सांगितले, ये एक बच्चों स्लोगन है. समर्थ रामदासाचे असे सुवचन है. सुवचन मीन्स स्लोगन आहे. आधी केले मग सांगितले, ठीक है. इसका मतलब समझ लीजिए क्या जी. या उक्तीतून फार मोठे मोलाचे संदेश संत रामदासाने दिले आहे. ये बहुत जिंदगी जीने का बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है, ठीक है. एक बहुत अच्छी मोलाची मतलब बहुत इंपॉर्टेंट संदेश दिया हुआ है, ठीक है. आपल्याला एक भारी वाईट सवय असते. हम लोगों एक बहुत बुरी सवय मतलब आदत होती है. ती म्हणजे आपली काम दुसऱ्यांनी करावीत. हम सोचते कि हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं ना बच्चे, कि हमारा काम वो कर देगा. आपल्या आळशी प्रवृत्तीतून देरे हरी खाटल्यावरी. हम किस पे चले जाते बच्चे? देरे हरी खाटल्यावरी मीन्स हम हर चीज सोचते कि हमको खाट पे बैठे बैठे ही मिल जाए, ठीक है. हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं. ऐसी मनोभावना तैयार होने गैर है, ये गलत है. अगर हम सोचेंगे कि हमको खुद ही कोई दूसरा हमारी मदद कर दे, कोई दूसरा हमारा काम कर दे, तो ये चीजें क्या है, गलत है. आपण परावलंबी न होता स्वतःची काम स्वतःच करण्याची धमक आल्या अशी मनोभावना तैयार होणे गैर आहे. आपण परावलंबी न होता स्वतःची कामे स्वतःच करण्याची धमक आपल्यात असायला हवी. हमें खुद का काम करने की धमक होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए हमें, ठीक है. आपण स्वतःची आपली कामे करण्यात सक्षम असलो की आपण आपले उदाहरण दुसऱ्यांना दाखवून शकतो. हम आइडियल बन जाएंगे ना. हम बताएंगे ये काम मैंने निर्माण किया, मैंने किया हूं, ठीक है. तो दूसरों के लिए आप प्रेरणा, एक आइडियल बन जाओगे, दूसरों को बता सकते हो. स्वावलंबी होऊन आपली कामे आपण केली की दुसऱ्यांनाही विश्वास वाटतो, ठीक है. अब जब खुद से डिपेंड, खुद सेल्फ हम लोग अपना जो काम करते हैं ना बच्चों, मग आपण दुसऱ्याला आदर्शवत होते. हम दूसरों को आदर्श मतलब हम आइडियल बन जाते, दूसरों को प्रेरणा देते, सिखाते, समझाते. यालाच आधी केले मग सांगितले असे म्हणतात. इसी को कहते हैं आधी केले मग. लास्ट ब्रीफ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5. प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणे हे अधिक परिणामकारक असते हे विधान स्वानुभवातून स्पष्ट करा. देखो, बार बार कोशिश से ही हम सीखते हैं. जब हम खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, खुद से ही कुछ करते हैं, तो हमको बहुत चीज सीखने मिलती है. इसका उदाहरण बताइए. एक सोमत है बच्चों. दिवाळी रंगीत कागदी कंदिलाची शोभा मला खूप आवडतो. दिवाली में रंगीन कागज की जो कंदील होती है ना, जो कंदील जिसमें लाइट जलती है, दिवाली में हर घर के सामने लगाया जाता है बच्चे, ये मुझे बहुत पसंद था. आई नेहमी बाजारातून छोटे कंदील विकत आणायची. नेहमी मतलब हमेशा. मम्मी बाजार से हमेशा खरीद के लाती, विकत मीन्स खरीद के लाती. या वर्षी मी ठरवले की आपण स्वतः कागदी कंदील तयार करायचा. मैंने सोचा, ठरवले मीन्स मैंने निश्चय किया, मैंने फैसला किया कि मैं को खुद मैं बनाऊंगा, ठीक है. बघूया जमते की नाही ते. देखता हूँ कि जमता है या नहीं. मी स्वतः स्टेशनरीचे दुकानातून रंगीत जिलेटिंग कागद व काड्या आणल्या. मैं स्टेशनरी जाकर वहां से रंगीन जिलेटिंग पेपर होता है ना, जो रंग बिरंगी आता है, चमकीला पेपर होता है, जिलेटिंग पेपर, काड़ी, जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो उसकी लकड़ी वगैरह लगती है, वो लाया. सुताचे बंडल आणले. धागा का बंडल भी लेकर आ गया. नी
दिवाळीच्या आदल्या सकाळी कंदील करायला घेतले। अब दिवाली के सुबह सुबह मैंने वो कंदील, क्योंकि शाम को दिवाली का फेस्टिवल था, ठीक है, और कंदील लगाना था, तो मैंने सुबह सुबह क्या किया, उसको बनाने के लिए बैठ गया। चौकोनात काड्या जोडायला घेतला। अब मैंने उसका स्ट्रक्चर, उसका बॉडी, ठीक है, वो बनाने के लिए लगा, पण काही मनासारखे जमेना। जैसे मैं चाहता था वैसे जमला नहीं था। दुपारी झालं, मी पुन्हा विस्कटायचो, पुन्हा जोडायचो, मैं फिर टूट जाता था, तोड़ देता, फिर वापस से जोड़ता था, क्योंकि जैसे मुझे स्ट्रक्चर चाहिए था, उसका मेन बॉडी चाहिए था, वो मुझे तो बन रहा ही नहीं था। नीट जमत नव्हता, मुझे नहीं बन रहा था। पण निर्धार केले, मैंने सोच लिया केले की कंदील पूर्ण झाल्याशिवाय जेवायचे नाही। मैंने सोच लिया कि बिल्कुल नहीं खाना खाऊंगा जब तक कि मेरी कंदील नहीं तैयार होती है। हळूहळू मला ते जमायला लागले, आहिस्ता आहिस्ता। देखो, क्योंकि हम जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, बच्चे ये याद रख लेना, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है बच्चों। कभी भी प्रैक्टिस बार बार हार रहे हो ना, तो इस बात से निढाल नहीं हो जाना कभी कि मुझसे तो नहीं जम रहा है, ऐसे नहीं करना बच्चों। हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि नहीं, ये प्रॅक्टिस ही मुझे क्या बना देगी, परफेक्ट बना देगी। आहिस्ते आहिस्ते मुझे जमने लगा। पुण कंदिलाच्या काड्याच्या सांगडा तयार झाला, मीन्स स्ट्रक्चर तयार झाला। मग त्यावर टाळून वेगवेगळे रंगीत कागद चिटकवणे सोपे गेले। सोपे मीन्स आसान हो गया, चिपकाना ही था ना, स्ट्रक्चर तो बन गया। आखिर खूप मेहनतीनंतर सुंदर कंदील तयार झाला। फिर बहुत मेहनत के बाद में बहुत प्यारा सा कंदील तयार हो गया। तेव्हा मला कळले, मुझे समझ में आया की प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणे हे अधिक परिमाणकारक असते। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, ठीक है। हर बार आप जब अनुभव करते हो ना, खुद से एक्सपीरियंस लेते हो ना, तो आपका परिणाम कारक असते, तो आपका बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। ठीक है बच्चों, देखो बहुत अच्छा सा लेसन था, बहुत प्यारा सा लेसन था। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दी हूँ, समझा दी बच्चों। वाक्य प्रकार मीन्स टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, और वाक्य प्रचार मीन्स मेक द सेंटेंस, ठीक है, मुहावरे। तो ये आते ही बच्चों, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। 2-2 3-3 लेसन के हम लोग कंप्लीट कर लेंगे वाक्य प्रचार। मराठी की ग्रामर के लिए बच्चों वीडियो जरूर अपलोड करूंगी मैं। ये जो लेसन है, जो आपको बहुत, ये जो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा कि इन शॉर्ट आपको समझा दूं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर बच्चों आपको मेरा ये लेसन अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।